इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे लिए ये खबर नई नहीं है। मैं शुरू में ही जब ये खबर आई थी, ऐसी खबर कई बार आई, लेकिन जब ये लास्ट टाइम खबर आई तो मैंने कन्फर्म किया था कि अबू उबैदा की मौत। लेकिन आदत से मजबूर हमारी ही कौम के लोग, रज़ा भाई 20 बार खबर उड़ चुकी है, फर्जी अबू उबैदा जिन, हम धोखे में रहकर खुश रहते हैं। जो इंसान 5-6 साल से सिर्फ गज़ा और फ़िलिस्तीन की खबर सबसे ज़्यादा देता आया हो, तो अल्लाह ने उसे इतनी अकल तो दी होगी खबर समझने की कि कौन सी खबर कब झूठी हो सकती है, कौन सी सच्ची। लेकिन क्या है, हमारी कौम को सिर्फ लबर लबर बोल देना है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक और। रज़ा भाई ये तो कुछ नहीं है, इससे पहले भी तो 50 बार खबर उड़ी थी। अरे इससे पहले गज़ा का ऐसा हाल नहीं हुआ था लाला। कहाँ हो, मतलब बिना सर पैर की बात करते हो। तुम अकेले बोल रहे हो अपना दिमाग चला के। टीम रज़ाग्राफी यहाँ से लेकर फ़िलिस्तीन तक में बैठी हुई है भाई। जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं वो गाज़ा के खुद के लोग हैं, गाज़ा के लोकल जर्नलिस्ट, लोकल लोग, लोकल पत्रकार। तो जो आप बैठे लबर लबर बोल रहे हो, वैसे लबर लबर हम नहीं बोलते। अब ये रिपोर्ट देख लो आप, आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया गया है। और अबू उबैदा सबसे लंबे समय तक ये स्पोक पर्सन रहे हैं। इनकी शहादत के बाद इनकी तस्वीर सामने आई है, वरना इनको किसी ने देखा भी नहीं था। हज़रात मोहतरम, हमास से लेकर तमाम जो इस्लामिक ग्रुप हैं गाज़ा में, सब ने अब जाकर कंफर्म कर दिया है कि अबू उबैदा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाहु अकबर। अबू उबैदा अल कस्साम ब्रिगेड के मेंबर थे। वो धीरे धीरे इस मुकाम पर आए थे। इसी अल कस्साम ग्रुप ने, ये देखिए, पोस्टर जारी करके एक्सेप्ट किया है, ऐलान किया है कि हमारे अबू उबैदा के साथ साथ उनके अलावा कई और ऑफिशियल्स भी, अधिकारी भी मारे गए हैं। यानी अबू उबैदा ही नहीं, अबू उबैदा के साथ और भी हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के टॉप लीडर मारे गए हैं। हिंदी में बताऊं, आसान भाषा में, अल कस्साम ब्रिगेड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और ये जो आदमी जिसके बारे में अब कंफर्म किया गया है, अबू उबैदा, इस अकेले बंदे ने नेतन्याहू की फाड़ के रखी थी। जब ये सामने आकर बयान देता था तो अमेरिका से लेकर इजराइल तक तहलका मच जाता था कि अब क्या होने वाला है। अबू उबैदा इधर बोलते थे और उधर मिसाइल इजराइल में गिरती थी। अबू उबैदा बोलते थे कि इजराइल में 1 मिनट के बाद मिसाइल गिरेगी, इधर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट होता था और उधर इजराइल में मिसाइल गिरता था। अब वो इंसान और उसकी पूरी टीम ख़त्म हो चुकी है। अब दोस्तों, अबू उबैदा की जगह जो नया स्पोक पर्सन आया है, वो भी अपने आप को अबू उबैदा, यानी उनकी मोहब्बत में अपने आप खुद का नाम जो है अबू उबैदा बता रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, फिर आ जाएंगे रज़ा भाई फेक न्यूज़। सच्ची खबर बताई है आपको। हजरात, ये हैं नए स्पोक पर्सन कस्साम ब्रिगेड के। इन्होंने कहा कि जो ज़ियोनी एनिमी है उसने अपने लोगों को डील करके आज़ाद करवाया है, जंग करके नहीं। वो पूरी तरह से हमारे आगे हारे हैं और डील करके उन्होंने अपने लोगों को बचाया है। और फ़िलिस्तीन के लोग कभी भी हथियार नहीं डालेंगे और ना हम इजराइल को मान्यता देंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम लड़ते रहेंगे। साथ ही इजराइल ने जो सीज़ फायर किया है
उस सीज फायर का लगातार इजराइल उल्लंघन भी कर रहा है। नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गया है, ये खबर मैंने आपको कल ही बता दी थी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात हो चुकी है, साथ में बड़े बड़े अमेरिका के ऑफिशियल से नेतन्याहू की मुलाकात शुरू हो चुकी है। और ये बात साफ रखिएगा दिमाग में कि नेतन्याहू ऊपर से चूतर तक का जोर ईरान के खिलाफ लगाने के लिए अमेरिका गया है। मेन मकसद इसका ये है कि अमेरिका को मनाया जाए ईरान पर हमला करने के लिए। हजरात, नेतन्याहू ने एलन मस्क से भी फ़ोन पर बात की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और इजराइल को लेकर आप जानते हैं एलन मस्क का ट्विटर है एक्स, और उस पर इजराइल के ख़िलाफ़ चीज़ें लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, सबूत दिखाए जाते हैं। जाहिर सी बात है हमारे देश वाला भी और इजराइल वाला भी पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है मीडिया पर, सैटेलाइट पर और अपने खिलाफ छपने वाली बात होने वाली बातों पर भी। इसके बाद अमेरिका में दोनों जानवरों की यानी डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की मुलाकात हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास को हथियार डालना होगा, पीछे हटना होगा, और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हैं। हमें अब ये देखना है कि वो गाज़ा में क्या करते हैं और हम ये देखेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू को अंधा सपोर्ट करते हुए कहा कि अगर इजराइल के पास कोई और प्रधानमंत्री होता तो इजराइल बचता नहीं। इजराइल बचा हुआ ही इसलिए है क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री ये नेतन्याहू हैं, और गाज़ा को दोबारा बनाने की प्रक्रिया हम जल्द शुरू करने वाले हैं। उधर सीरिया के राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि सीरिया से भी बहुत जल्द डील हो जाएगी इजराइल की, क्योंकि जोलानी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ये जो नेतन्याहू हैं इनको करप्शन के चार्जेस से इजराइल की कोर्ट से बहुत जल्द आज़ादी मिल जाएगी। इस पर हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हजरात, उधर अब वक्त आता है ईरान पर बोलने का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है ईरान अपने आप को दोबारा बना रहा है, तो हम बता दें कि अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो हम दोबारा हमला करेंगे। दूसरी तरफ मैंने ये भी सुना है कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, लिहाजा हम ईरान से बात करेंगे और डील करने की कोशिश करेंगे। सुनिए। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. But hopefully that's not happening. I heard Iran wants to make a deal. If they want to make a deal, that's much smarter. You know, they could have made a deal the last time before we went through, you know, a big attack. उधर दोस्तों, जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप नेतन्याहू को अलाउ करेंगे कि वो ईरान पर हमला करें, तो उसने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हाँ, यानी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए हाँ हम हमला करने देंगे, और परमाणु के लिए यानी अगर ईरान न्यूक्लियर परमाणु बना रहा है तो उसके लिए हम जल्दी हमला करने देंगे। दोनों ही हालात में इजराइल को अप्रूवल दे दिया है। सुनिए। Israeli attack on Iran if Iran will not have a deal, if Iran will continue with their ballistic missiles and also nuclear weapons. If they will continue with the missiles, yes, the nuclear, fast. बताइए, अमेरिका इजराइल वो एक साथ बोल रहे हैं जो एक साथ ईरान से जीत भी ना पाए, और वही बात बोली है जिस बात पर वो कभी जीत ना पाए। ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान की रिजीम चेंज करनी होगी, हमें ईरान की सरकार गिरानी होगी, वरना हमें डील करनी होगी। ईरान की सरकार, ईरान की रिजीम दोस्तों, ईरान को गिराने के लिए इतने पैसे खर्च किए, ईरान के लोगों से गद्दारी करवाई, 12 डेज वॉर में हालात ऐसे बनाए कि जनता सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि उल्टा हो गया। अब झटकुल्ले चले हैं दोबारा से वही बात करने। मैं तो कह रहा हूं करो तो सही ईरान पे हमला, करो ना।
इतना इतना घबरा काहे रहे हो, हाथ पैर काहे कांप रहे हैं, करो ना, इतना टाइम लगाओगे क्या? कर दो हमला ईरान पे, फिर इजराइल के नक्शे को देख लेना तुम। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर का तुरंत बयान आ गया। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने हगा और उधर ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आ गया। क्या बयान है? ये रहा प्रूफ। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने कहा है कि अगर हमारी मिसाइल और हमारे ड्रोन सिस्टम के ऊपर बयान दिया जाता है, रोकथाम की जाती है और कोई भी कार्रवाई की जाती है या गलत कदम उठाया जाता है, तो हम जवाब ताकत से देंगे, बलपूर्वक देंगे, यानी पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब सोचिए, जब ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर खुल्लम खुल्ला जवाब दे रहे हैं मैदान में आके और ये कह रहे हैं भाई हम तो मारेंगे, बहुत बहुत मारेंगे भाई, तो सोचिए ईरान का मूड क्या होगा। उधर हमास ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हमें अभी भी डोनाल्ड ट्रंप पर इतना भरोसा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो वो पीस करवा सकते हैं, डील करवा सकते हैं और इजराइल पर प्रेशर बनाकर हर तरह से मजबूर कर सकते हैं कि इजराइल सीज फायर ना तोड़े। पहली बात हमास से यही कहूंगा, जब पिछवाड़े में नहीं अगूदा तो काहे लंका में कूदा। जो आपने जबरदस्ती घुसकर, ये जो इशारा ट्रैप किसका था? ट्रैप नेतन्याहू का था, आप फंस गए। आपने घुसकर इजरायली लोगों को कत्ल कर दिया। यही हुआ था ना 7 अक्टूबर 2023 को। आपके लिए बॉर्डर ढीला छोड़ा, आप घुसे, आपने काम कर दिया, आपने सोचा आपने तो तीर मार लिया, वो हो आपका ऑपरेशन कामयाब। फिर क्या हुआ? दुनिया ने देखा कि अब तक मार रहा है इजराइल आपको। फिर अब आपको अमेरिका पर भरोसा है, डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है। भाई वाह हजरात, सऊदी ऑफिशियल ने बड़ी बात कही। सऊदी ऑफिशियल ने कहा कि इजराइल ने सोमालिया लैंड को मान्यता देकर सऊदी अरब को अपने से और दूर कर दिया है। डील हो सकती थी, बातचीत हो सकती थी, हालात सुधर सकते थे, लेकिन अब इसका उल्टा हो गया। सऊदी अरब की सरकार अब इजराइल से और दूर हो गई है। उधर सोमालिया के 2 टुकड़े तो इजराइल ने कर दिए, सोमालिया लैंड अलग हो गया और सोमालिया अलग रह गया। अब सोमालिया वाले इलाके में जो इनोसेंट इलाका है, वहां के लोग फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए मुसलमान अगर गद्दार हो जाए ना भाई, पूरी कौम के लिए, पूरे दीन के लिए सबसे बड़ा जहर वो आदमी होता है। दूसरी तरफ सोमालिया लैंड को इजराइल ने मान्यता दे दी तो सोमालिया लैंड के लोग भाई सजदा कर रहे हैं इजराइल के झंडे पर। नाउज़ुबिल्लाह, ये तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा। देखिए इजराइल के झंडे पर सजदा, अल्लाह अकबर। इसलिए कहता हूं मुसलमान नाम का होना जरूरी नहीं है। हमारे बीच में भी, हिंदुस्तान में भी आपको बहुत मिलेंगे, आपको बहुत। एक है मौलवी, दिल्ली में रहता है, मुल्ला, लंबी दाढ़ी वाला भाई। रमज़ान में स्पेशली इजराइल की एम्बेसी में इजराइल उसे बुलाता है, इजराइल के तमाम फंक्शंस में वो जाता है और उसके पीछे मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं। हट। उधर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अभी नेतन्याहू को हरी झंडी नहीं दी है सोमालिया लैंड के लिए, लेकिन नेतन्याहू ने पीछे से अमेरिका के ऑफिशियल्स को चूतड़ों में उंगली करना शुरू कर दिया है, पैसा खिलाना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका के ऑफिशियल्स नेतन्याहू के समर्थन में ट्रंप के कान में कह रहे हैं, बार बार रिपीट की जा रही है बात कि सोमालिया लैंड को आप यानी अमेरिका मान्यता दे दे। इससे
चाइना को काउंटर करने में अमेरिका को फायदा होगा। अब सोमालिया जो है बिल्कुल चालाकी कर रहा है और बिल्कुल सही कदम। सोमालिया के जो राष्ट्रपति हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए वो तुर्की जाने वाले हैं और तुर्की से इजराइल बुरी तरह से किलसता है। हमारी ये यूट्यूब की वीडियो जिस भी देश में देखी जाती है उस देश में ऑटोमेटिकली वहाँ की लैंग्वेज में डब हो जाती है। तो मैं रजब तैयब एर्दोगान को, तुर्किश मीडिया को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जब इजराइल सोमालिया लैंड को अप्रूवल देकर सोमालिया लैंड में अपनी फौज तैनात कर सकता है तो फिर सोमालिया के अंदर तुर्की की फौज और तुर्की के रडार तैनात कर दिए जाएं। ये मेरा एक छोटा सा आइडिया है। हालांकि सीरिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की ने रडार तैनात कर दिया है और इजराइल के पेट में टट्टी जम गई है कि अब ना भागा जा रहा है ना रोका जा रहा है। यही काम तुर्की सोमालिया से अब बात करके सोमालिया में कर दे, फिर देखो आप इजराइल की सांस कैसे रुकती है। उधर गाजा के हालात बद से बदतर है। कुदरत और वहां तबाही मचा रही है जिसकी वजह से वहां के लोग और परेशान हैं। हजरात, तबाही कैसी है मैं आपको दिखाने से पहले बता दूं कि जो आपकी भेजी हुई मदद थी वो मैंने भेजी, लेकिन ना वहाँ इंटरनेट चल पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। अब ऐसे में जो बेचारे टेंट में रह रहे थे वो उनके टेंट भीग गए, टेंट बह गए कईयों के। अब उस बहन से ऐसी कंडीशन में मैं बेशर्मों की तरह ये भी कहा कि मदद जो बांटी गई है फोटो वीडियो अगर मिल जाए, तो उस बहन ने कहा कि भाई कंडीशन बहुत अजीब है और उसने हमें कुछ वीडियोस भेजे कि देखो भाई ये हालात है। तो कहने का मतलब ये है मदद भेज दी है और आगे भी भेजूंगा। जो है साथ आगे आ जाए, जो नहीं है साथ अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आइए अब मैं गाजा के हालात चंद सेकंड में दिखाता हूं कि बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से हाल क्या है। جميع الخيام يا جماعة قد غرقت بسبب الأمطار وبسبب موج البحر يا جماعة. हजरात, आप मासूम को सुनेंगे, मासूमों को। एक मासूम बता रही है कि हम अपने टेंट में सो रहे थे, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, यहाँ ठंड है, यहाँ बरसात है, हम भूखे हैं, हम क्या। सुनिए। خيمتنا اتغرقت واحنا نايمين والخيمة بتتخلخل وشوف شدلنا كيف. هذه خيمتك؟ وفراشنا مبهدلات والليل غرقنا. كيف نمتي الليلة؟ بالليل حسينا حالنا. हजरात, गाजा के अंदर सैकड़ों बिल्डिंग इस तूफान और बरसात की वजह से गिर चुकी है और रिपोर्ट क्या आ रही है, ऐसी बाढ़ और बरसात और तूफान की वजह से 30,000 और बिल्डिंग्स गिरने की कगार पर है। जिन 30,000 बिल्डिंग्स में लगभग 1.5 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं, यानी 1.5 लाख फिलिस्तीनी मुसीबत में हैं। यूएई गद्दार मदद को आगे नहीं आ रहा है, सऊदी अरब बेगैरत मदद को, कोई अरब देश ऐसे हालात में गज्जा के लिए आगे नहीं आ रहा है, कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद नहीं कर रहा है। आप क्या समझेंगे गाजा के हालात को भाई। ठंड की वजह से जहां 26 लोग मारे गए,
जिन 26 में 6 गोद के बच्चे थे। हम तो मुर्दा हो चुके हैं भाई, और हम तो हिंदुस्तानी मुसलमान। हम हिंदुस्तान के मुसलमान पर जुल्म होता है तो हमारी चोंच बंद रहती है। हमें सारी ताकत अपने मुसलमानों पर ही दिखानी होती है। एक मुसलमान की मुसलमान से लड़ाई हो, फिर देखो आप बदमाशी, कितना बड़ा डॉन होता है सामने वाला। गैर से पंगा हो जाए, गैर हमारे मुसलमानों को मार जाए, बजरंग दल जगह जगह पर हमारे मुसलमानों का कत्ल कर रहा है, पैगंबर इस्लाम को गाली बक रहा है। कहाँ है मुसलमान? नदारद। उधर तुर्की के खिलाफ इजराइल ने साइप्रस और ग्रीस से एक स्टेप आगे की डील कर लिया है, जिसमें मिलिट्री कॉर्पोरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री कॉर्पोरेशन के साथ साथ डायलॉग, यानी दोनों एक साथ, यानी तीनों एक साथ मिलकर बयान देंगे, बयान जारी करेंगे, साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, एक दूसरे को ट्रेनिंग देंगे, यानी एक दूसरे की अच्छे से चाटेंगे। और यही तो ताकत है दीन की, यही तो ताकत है सिर्फ अब्दुल के नाम की मियाँ भाई का नाम तमाम दुश्मने दीन को एक कर देता है। हजरात, पेंटागन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि सन 2023 से इमरजेंसी फंड से $13 बिलियन के हथियार अमेरिका इजराइल को दे चुका है, और उन $13 बिलियन में से $6 बिलियन के हथियार गए कहां, उसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। यानी इजराइल को 13 बिलियन के हथियार दिए, उनमें से $6 बिलियन के हथियार कहां गए? नदारद। इजराइल के चक्कर में अमेरिका के लोग गुलाम हो रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए लड़ेगा तब जीतेगा। आप लोगों को, आप अमेरिकियों को, अगर कोई अमेरिकी ये वीडियो देख रहा है, आपको हैरत होगी कि आपके साथ धोखा कितना बड़ा हो रहा है। अब अमेरिका के सेनेटर साफ कह रहे हैं कि अगला जो राष्ट्रपति अमेरिका का चुनाव लड़ेगा, अगर वो इजराइल को सपोर्ट करेगा तभी वो जीत पाएगा, वरना जीत नहीं पाएगा। सुन लीजिए। I can't imagine a nominee in 2028 being the Republican nominee. If you want to run for president as a Republican in 2028 and you don't show strong support for Israel, I don't think you can win. To our friends on the Democratic side, I hope you'll up your game. I hope you'll realize that Israel's not the problem. The problem for peace is not Israel. दोनों के चूतड़ पे गू लगा है, दोनों एक दूसरे की साफ कर रहे हैं यही है हाल इजराइल और अमेरिका का। इस भिखारी को ट्रम्प को चाहिए था नोबेल पीस प्राइज, वो इसे मिला नहीं। अब इजराइल खुश कैसे करे? क्योंकि जब अमेरिका हर तरह से नेतन्याहू को खुश करता है, अमेरिका हर तरह से इजराइल को खुश करने के लिए काम करता है, वो फर्ज तो फिर इजराइल का ही बनता है। तो इजराइल अपने देश का नोबेल प्राइज ट्रम्प को देगा। हालांकि ऐसा कोई नोबेल पीस प्राइज इजराइल का नहीं है, लेकिन वो बनाएगा प्रॉपर तरीके से, फिर देगा। हरामीपने की इंतहा देखिए आप। हजरात, दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, इजराइल के सेटलर्स रात के अंधेरे में भी फिलिस्तीनियों के ऊपर वेस्ट बैंक में आकर हमला कर रहे हैं। सारा यूरोप खामोश है, पूरा अरब खामोश है, पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश है, और इजराइल ये इस खामोशी का फायदा ऐसे उठा रहा है कि वो सब कुछ खुल्लम खुल्ला कर रहा है। हजरात, ऑस्ट्रेलियन एजेंसी ने, ऑस्ट्रेलियन लोगों ने कंप्लेन करी अपनी ही सरकार से कि इजराइल की जो सरकार है इंटेलिजेंस के जरिए ऑस्ट्रेलिया के आम लोगों पर नजर रख रही है। एक दिन देखिएगा, मैं यहां कह के जा रहा हूं, कल मैं जिंदा हूं या ना हूं, मेरी इस वीडियो को याद रखिएगा, मेरी इस बात को याद रखिएगा, एक दिन सारी दुनिया इंशाअल्लाह इजराइल के खिलाफ हो जाएगी, इजराइल की ऐसी हरकतों की वजह से। उधर यूरोपीय यूनियन, तस्वीरें आपके सामने, यूरोपीय यूनियन फिलिस्तीन अथॉरिटी की फिलिस्तीन की फौज को ट्रेनिंग दे रही है। यूरोपीय यूनियन का यह है बड़ा कदम। कोई भी फिलिस्तीन की मिलिट्री को ट्रेनिंग देने के लिए आज तक सामने नहीं आया, लेकिन यूरोप यूनियन पूरी तरह से फिलिस्तीन अथॉरिटी की फौज को ट्रेनिंग दे रही है। वहीं इजराइल के अंदर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इजरायली पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ है। वो सेना में भर्ती होना नहीं चाहते। हजरात,
अब सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, और इजराइल की पुलिस उन्हें वैसे ही पीट रही है जैसे वो फिलिस्तीनियों को पीटती है। देखिए। हजरात, उधर इजराइल का जो नरसिंहलैंड सरस्वती है बेंजीवीर, ये देखिए, सेना की ताकत के साथ, फौज की ताकत के साथ फिलिस्तीन के इलाकों में दिन दहाड़े गया, जिसका विरोध दिलेर फिलिस्तीनियों ने किया खुल्लम खुल्ला कि हमारे इलाके से वापस जाओ, बाहर जाओ। तलवार, चाकू और हथियार के दम पर यह पहुंचा था, लेकिन फिलिस्तीनियों ने जमकर इसका विरोध किया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक फिलिस्तीनी तो भाई इनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन सब्र की मिसाल अगर देखनी है दुनिया को तो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को देख लो, सब्र कितना है। बस मैं यही कहूंगा कि सब्र के साथ मुसलमानों को थोड़ी जुर्रत भी दिखानी होगी, हिम्मत भी दिखानी होगी। हजरात, उधर यमन के ऊपर सऊदी अरब के फाइटर जेट लगातार उड़ रहे हैं, एयर सपोर्ट यमन की फोर्स को दे रहे हैं। هذا الطيران السعودي يقوم بإلقاء قنابل ضوئية على مطار زيئون الآن في 7:30 مساء. هذا مطار زيئون. उधर यमन की सरकार ने ऐलान किया है कि ये जो लड़ाकू अंदर घुसे हैं, यानी यूएई समर्थक जो लड़ाकू आतंकवादी हैं, हम इनसे लड़ेंगे। वहीं जो ये एसटीएफ है, जो यूएई समर्थक ग्रुप है, वो यमन के अंदर देखिए अलग अलग इलाकों में अपनी फौज को बढ़ा रहा है। यूएई लड़ाके भेज रहा है, यूएई पैसा देकर लड़ाकों को यमन के अंदर भेज रहा है, और इस ग्रुप का नाम एसटीएफ है, और अब वो यमन के दूसरे इलाकों में भी तैनात हो रहे हैं। पूरे इलाके का हाल बेहाल कर दिया है यूएई ने। इजराइल के साथ फसाद की जड़ यूएई बन चुका है। फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। गाजा फिलिस्तीन में अगर आपका मरा हुआ मन जाग जाए मदद करने के लिए तो इस बारकोड का इस्तेमाल करिएगा। अकाउंट डिटेल, स्कैनर काम ना करे तो अकाउंट डिटेल है, बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, और कोटक महिंद्रा बैंक है, और अली रजा बैंक होल्डर का नाम आएगा। तो ध्यान से आप गाजा फिलिस्तीन की मदद कर सकते हैं, ताकि हम कुछ ना कुछ तो कर सकें। ऐसे खाली हाथ अगर हमारे पास एक रास्ता है तो उस रास्ते का इस्तेमाल तो करें। ये मेरी मानसिकता, ये मेरी सोच है। इस सोच में अगर आप मेरे साथ हैं तो जज़ाकल्लाह, वरना अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।